हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जी स्टडी। मैं हूं सोहेल और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा का इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है कि किस प्रकार से ITCZ जो है पश्चिमी भारत में विस्थापित हो जाता है। केंद्र उसका राजस्थान में होता है और उसके बाद में वह अपने दक्षिण पश्चिम से हवाओं को अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो शाखाएं होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इस वीडियो को अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वह वीडियो देखकर फिर यहाँ पर आइए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि भारत में वर्षा किस प्रकार से होती है। तो ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था ITCZ जो है हमारे पश्चिमी भारत में विस्थापित हो जाता है। ITCZ जो होता है अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्या है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इस कारण से जो है अब हवाओं को दूसरी ठंडी जगह से या उच्च वायुदाब से अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये दक्षिण में ठंडा क्षेत्र है, उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो यहाँ से भी हवाओं को आकर्षित करेगा, और यहाँ पर है तो उत्तरी क्षेत्र से भी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन बीच में आ जाता है हमारा हिमालय, इस कारण से उत्तरी हवाओं को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाता है। तो मेन जो हवाओं को आकर्षित करेगा वो दक्षिण से आकर्षित करेगा। ओके, इसलिए जो है यहाँ से हवाएं चलती है। अब इतना फैक्टर समझ में आ गया आपको कि समुद्र से हवाएं क्यों चलती है गर्मियों में, गर्मियों के बाद में मतलब मई जून के आसपास। ठीक है, तो अरब सागर से जो है इस प्रकार से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, उच्च वायुदाब है यहाँ पर, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलेगी यहाँ तक, राजस्थान में जाना, और बंगाल की खाड़ी से भी चलेगी हमारी, कहाँ पर जाएगी, एसी जाना चाहिए। तो फेरल के नियम के अनुसार होता क्या है कि फेरल क्या बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं होती है वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है अपनी चलने की दिशा के। ठीक है, एसी चल रही उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ कर चलेगी। ठीक है, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में तो हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ेगी, तो इस तरफ मुड़ कर चलेगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इस तरफ मुड़ कर चलेगी। तो हम कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो अरब सागर से उठने वाली हवाओं को अपने इस तरफ मुड़ना चाहिए, दाईं ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ कर चलती है। तो ITCZ में जाना है अरब सागर से उठने वाली हवाओं का। ठीक है, यहाँ से ये हवाएं, इसका मुंह इधर है तो इस तरफ से यूँ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ कर चलेगी, तो हवाएं ऐसी मुड़ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से मुड़कर इस प्रकार से चलेगी। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाली हवाओं उनको ITCZ की तरफ इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन फेरल के नियम के अनुसार ही चलना होगा उनके। तो वो कैसी चलेगी, वह भी मुड़कर अपनी ये जो दिशा है इसकी चलने की, उससे दाईं ओर चलेगी। ठीक है, इस प्रकार से चलेगी मुड़कर। तो अभी पढ़ रहे हैं हम अरब सागर की शाखा, हेडिंग डालेंगे अरब सागर की शाखा कि अरब सागर से उठने वाला हवाओं को ITCZ की तरफ जाने के लिए दक्षिण पश्चिम फेरल के नियम के अनुसार इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलती है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इनके चलने की दिशा के अनुसार ही इनका नामकरण होता है। तो कहाँ से चल रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा से चल रही है उत्तर पूर्व की ओर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ में आए। तो अरब सागर से उठ रही है हमारी कौन सी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ITCZ जो पश्चिमी भारत की ओर चलेगी तो इस प्रकार से उठती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऐसी हवाएं आती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है कहाँ टकराता है, केरल में मालाबार तट पर है। ठीक है, ये मालाबार तट हो गया हमारा, ये पूरा पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, और ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है हम दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर अगर चलते हैं तो पश्चिमी घाट की जो है ऊंचाई कम होती जाती है। दिख रहा होगा आपको, ये छोटी पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो बड़ी पहाड़ियाँ, ऊँची पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में मालाबार तट से टकराता है, और यह जो मानसून है या फिर हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम हवा, ये है समुद्र से चल रही है, आर्द्रता से लदी भी होती है, बहुत नमी की मात्रा होती है। और यह दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जब ये पश्चिमी घाट से टकराता है, और टकराने के बाद में क्या करता है, ठीक वे टकराने से ही वर्षा नहीं करता है, जब पर्वतों से हवाएं टकराती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट मान लो या फिर पर्वत मान लो। तो जब ये मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून ये टकराती है, ऐसी टकराती है। ठीक, तो टकराने के बाद क्या है, पर्वतों के पात के सहारे या पर्वतों की दीवार है ये वाली, इसके सहारे ऊपर उठने लगती है हवाएं। ठीक है, ऊपर उठने के बाद में क्या करती हैं ये हवाएं, ठंडी होने लग जाती है। ऊपर उठने के बाद में जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ठंडा मौसम होता जाएगा, तो उस कारण से क्या है, ऊपर उठकर हवाएं ठंडी हो जाएगी, और वहाँ पर क्या है,
एडियाबेटिक तरीके से ठंडी होती है, रुद्धोष्म प्रकार से, रुद्धोष्म याद रखना, रुद्धोष्म तरीके से ठंडी होती है। रुद्धोष्म मतलब ऊष्मा का कोई ट्रांसफर नहीं होता, ऊष्मा मतलब मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता, मास इंग्लिश में मास, हिंदी में द्रव्यमान, मतलब ये जो हवा है इनका द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है लेकिन ठंडी हो जाती है। रुद्धोष्म प्रकार से ठंडी होती है और पर्वतों पर ही वर्षा कर देती है, पर्वतों पर या फिर आगे चलकर यहीं टकरा कर आगे चलकर यहीं तटों पर वर्षा कर देती है। ठीक है, तो एडियाबेटिक तरीके से यहाँ पर उठती है और यहीं पश्चिमी तटीय मैदान पर भारी वर्षा करती है। सबसे अधिक वर्षा होती है मालाबार तट पर। आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मानसून आगे टकराता है पश्चिमी घाट से, वैसे वैसे पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर कहाँ तक, गुजरात तक वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा का क्रम है दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर जो वर्षा का क्रम है वह घटते जाता है, क्योंकि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी ऊंचाई कम होती जाएगी तो हवाएं जो है पर्वतों को पार करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जल्दी ठंडी नहीं होगी और पर्वतों को पार करके आगे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर कम वर्षा होगी, यहाँ पर अधिक वर्षा होगी। ओके, तो अरब सागर की जो शाखा है इससे होने वाली वर्षा है जो स्थलकृति द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब पर्वतों द्वारा नियंत्रित होती है। पर्वतों की ऊंचाई अधिक होगी, अधिक वर्षा होगी, कम होगी तो कम वर्षा होगी और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, पश्चिमी मैदान, तटीय मैदान में जो वर्षा हो गई और उसमें सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा होती है, तो इस वर्षा को बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। ठीक है, मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। जो 1 जून को यहाँ पर सबसे पहले टकरा था मालाबार तट से, उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोट। बाद में 15 सितंबर तक यहाँ पर भारी वर्षा होती रहती है सब दूर, और 15 जुलाई तक ये जो मानसून है पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कहाँ पर वर्षा होती है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है गुजरात में गिर और मांडव की पहाड़ियों से भी टकराता है, वहाँ पर वर्षा करता है। गिर और मांडव की पहाड़ी से टकराने के बाद क्या होता है, आगे चलते हैं हम, इन पहाड़ियों से टकराने के बाद जो है मानसून आगे बढ़ जाता है गुजरात से। गुजरात में फिर इसके बाद में कोई पहाड़ियाँ नहीं है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वह सूखा रह जाता है, कच्छ का जो क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है। आगे चलकर ये हवाएं जो है अरावली की गुरु शिखर पहाड़ी से टकराती। ठीक है, यहाँ कहीं पर गुरु शिखर पहाड़ी है, गुरु शिखर जो है अरावली का, माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, वह अरावली पर्वत श्रेणी में आता है, वहाँ पर टकराती है, वहाँ वर्षा करती है। उसके बाद जो है ये हवाओं की दिशा जो है ये पर्वत के समांतर हो जाती है। ठीक है, ऐसी चलती है और ये अरावली पर्वत श्रेणी भी जो है इसके समांतर चलने लगती है। ठीक है, ये समांतर हो गई, तो इस कारण से जो है बहुत कम जो हवाएं हैं इसके रास्ते में आती है अरावली पर्वत श्रेणी के, और वर्षा ठुकाती नहीं, उसे पिटाती नहीं है, ठुकाती नहीं है, तो वर्षा नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण से ये जो है राजस्थान का जो हिस्सा है वह सूखा रह जाता है। अगर अरावली पर्वत जो है समांतर न होते हुए अगर ऐसा खड़ा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा रहता, इस प्रकार से अगर रहता, तो सारी की सारी जो मानसूनी ये अरब सागर से उठने वाली हवाएं हैं इसे ठुकाकर यहीं पर वर्षा कर देती। लेकिन ये जो है समांतर है, इनकी दिशा के दक्षिण पश्चिम में ही चल रही है, तो इसकी दिशा के समांतर होने के कारण यह अधिकतर हवाओं को रोक नहीं पाता है और वर्षा कराने में सक्षम नहीं है। ये जो हवाएं आगे बढ़ जाती है और पंजाब और हरियाणा तरफ वर्षा करती है। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर इनकी गति भी कम हो जाती है, तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा करती है। एक जो शाखा है इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा एक इधर मुड़ जाती है। ठीक है, कुछ जो हवाएं हैं रिफ्ट घाटी में फंस जाती है आकर। ठीक है, रिफ्ट हवाएं यूँ चल रही है तो कुछ जो हवाएं ठुकाकर इधर रिफ्ट घाटी में, नर्मदा, यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बह रही है, और यहाँ पर एक और रिफ्ट घाटी है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है, अजंता पर्वत श्रेणी। तो कुछ हवाएं इन दोनों घाटियों के बीच में फंस जाती है और रिफ्ट घाटियों में वर्षा करती है। ओके, तो ये हो गई हमारी अरब सागर की शाखा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अरब सागर की शाखा से कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है, पूरे पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात में हो रही है, और रिफ्ट घाटियों में हो रही है, और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में होती है, दिल्ली तक होती है। ठीक है, पंजाब हरियाणा दिल्ली तक इससे वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुई है। तो अब पढ़ते हैं हम बंगाल की खाड़ी की शाखा। कहाँ है बंगाल की खाड़ी, ये रही बंगाल की खाड़ी। ठीक उसी प्रकार से उठती है हवाएं हमारे, तो ITC की तरफ अब चलेगी बंगाल की खाड़ी से हवाएं। दिशा क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन फेरेल के नियम के अनुसार इनको अपना कैसा चलना पड़ता है, ऐसा चलना पड़ता है। ठीक है, ये चल रही है हमारी
दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो कायदे से इन्हें यूँ चलना, ऐसा चलना चाहिए, फेरेल के नियम के अनुसार यह ऐसी चलती है। तो ये जो हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत से नहीं टकराती हैं, क्योंकि इनकी ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत के समांतर चलने लगती है। ये यहाँ से भी अगर उठेगी तो ये समांतर ही चलेगी, ठीक है। इस कारण से जो है पश्चिमी तटीय मैदान में बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पूर्वी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से कोई वर्षा नहीं होती है, ओके, क्योंकि इनकी दिशा जो है पश्चिमी घाट पर्वत के समांतर होती है फेरेल के नियम के अनुसार। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखते जाना, ताकि आपको समझ में आएगा बाद में भी आप अगर पढ़ेंगे तो ये है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। इसी कारण से इनकी दिशा समांतर हो जाती है। इसी कारण से क्या होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मालाबार तट पर तो भारी वर्षा होती है, लेकिन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर यहाँ पर कोरोमंडल तट है। कुछ ही किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट इन्हीं दिनों में बहुत शांत बना रहता है, कोई वर्षा नहीं होती। किस कारण से? क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा की दिशा इन पर्वतों के पश्चिमी घाट पर्वत से समांतर हो जाती है, जिससे यह इन पर्वतों से टकराती नहीं है और वर्षा नहीं करती। तो ये पूरा पूर्वी तटीय मैदान जो है हमारा सूखा रहता है मानसून के दिनों में। मानसून के दिनों में सूखा नहीं रहता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से इससे वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर वर्षा कौन करती है? जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, उष्ण चक्रवात आते हैं इन्हीं दिनों में, तो वो वर्षा करते हैं कहाँ पर? अपने पूर्वी तटीय मैदान में चक्रवात वर्षा करते हैं। जैसे अभी उष्ण चक्रवात आया था, अम्फान तूफान, अम्फान आया था, याद होगा, अम्फान बंगाल की खाड़ी में ही आया था। तो इसने भारी तबाही मचाई थी। तो इससे जो है यहाँ पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में वर्षा भी हुई थी। तो ये जो उष्ण चक्रवात उड़ते हैं, छोटे छोटे कभी कभी बड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अधिकतर छोटे तूफान उड़ते हैं। इनसे जो वर्षा होती है वह पूरे पूर्वी तटीय मैदान में होती है। तो अब पढ़ते हैं हम, ये जो है हमारी बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रही है फेरेल के नियम के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हुए पश्चिमी पूर्वी घाट से तो टकराती नहीं है, इनकी दिशा समांतर होने के कारण आगे बढ़ते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए, बांग्लादेश में भी कोई पर्वत नहीं है तो वहाँ पर भी किसी से नहीं टकराती है। बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? ये हमारे मेघालय में। मेघालय में क्या होता है? ये हमारी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो दक्षिण पश्चिम मानसून उठा था बांग्लादेश होते हुए मेघालय पहुंचता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी कोई पर्वत नहीं है। इस कारण से क्या है, मेघालय में पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या है? शिलांग का पठार है, ठीक है। ये मेघालय, ये शिलांग का पठार है। इसमें कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया। तो इसमें पठार में प्रवेश करने के बाद में इन पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करता है। इन पहाड़ियों में भी खासकर गारो, खासी, ये जो खासी पहाड़ी है यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी है दोनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। जब हवा यहाँ पर पहुँच जाती है तो उसे आगे बढ़ने के कोई मौका नहीं मिलता है, वहीं की वहीं ठंडी हो जाती है, ऊपर उठकर ठंडी होती है और भारी वर्षा करती है। चेरापूंजी और मासिम राम यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? खासी पहाड़ी पर, ठीक है। बहुत छोटी पहाड़ी है, इसमें छोटी सी दिख रही, तो आप लिख लेना खासी पहाड़ी, खासी, चेरापूंजी और मासिम राम लिख लीजिएगा। चेरापूंजी और मासिम राम या मासिम राम, इधर लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ? चेरापूंजी व मासिन राम कहाँ पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण से यहाँ पर जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। मासिम राम जो है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। बहुत भारी वर्षा होती है, 1080 सेंटीमीटर, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मात्र 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ही होती है, जबकि 1080 बहुत होता है। तो चेरापूंजी और मासिम राम में बहुत अधिक वर्षा होती है। इसके बाद जो है हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है आगे चलकर आगे जो मेघालय का पठार है, इससे आगे चलकर कहाँ पर आ जाती है? हमारी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ठीक है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ प्रवेश करने के बाद में क्या है, तीनों ओर फिर से पहाड़ियाँ आ जाती है। एक तरफ तो हिमालय हो गया, पूर्व की ओर नागा, लेमाटोल और मिजो की पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है। बराइल श्रेणी आ गई असम में ही, और पश्चिम में आ गया हमारा शिलांग का पठार की 3 पहाड़ियाँ। तो इस कारण से हवा यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाती और यहीं पर भारी वर्षा करती। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में और सूरमा घाटी में, ठीक है, असम में।
तो इस बंगाल की खाड़ी का जो है कुछ हिस्सा जो है शिलांग के पठार से टकराने के बाद में इधर मुड़ जाता है, ठीक है। कुछ तो आगे चला गया ब्रह्मपुत्र की घाटी में, कुछ जो है पश्चिम की ओर मुड़ गया और पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चला जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जितने भी राज्य हमारे बचे हुए थे दिल्ली तक पहुँच जाता, ठीक है। ये जो हमारी है ऐसा पहुँच जाता है। तो ये जो है वर्षा करता है पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की एक ब्रांच जो है हमारे उत्तर भारत में चली जाती है और वहीं पर वर्षा करती है। तो ये जो वर्षा का क्रम जो है पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर, इधर पूर्व है इधर पश्चिम की ओर घटता जाता है, क्योंकि ये जो हवा है इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है और नमी की मात्रा कम होती जाती है, इस कारण से जो है वर्षा कम होती है पीछे की ओर जाने पर। तो इस प्रकार से जो है अपने कोलकाता में बहुत अधिक वर्षा होती है और दिल्ली में कम वर्षा होती है, ठीक है। दिल्ली उत्तर प्रदेश तक होते हुए बहुत अधिक वर्षा करता है यह। तो इसकी जो दिशा है फेरेल के नियम के अनुसार वापस से किधर दाईं ओर होनी चाहिए, तो इधर की ओर मुड़ती हुई हवा वर्षा करती है। तो शिवालिक यहाँ पर हिमालय आता है, शिवालिक श्रेणी उससे टकराकर इस क्षेत्र में उत्तरी भारत में काफ़ी अधिक वर्षा करती है, उत्तरी उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन ये जो हवाएं हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये राजस्थान में भी पहुँच जाती है और अब आ जाता है यहाँ पर इनके रास्ते में अरावली पर्वत। लेकिन फिर ये अरावली पर्वत तो आ गया सीधा, अब सीधा खड़ा आ गया। इसने कहा कि अब मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मैं वर्षा करा सकूँ राजस्थान में। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है यहाँ आते आते इसमें जो है नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नमी की मात्रा अब तो कम हो गई, तो फिर भी थोड़ी बहुत होगी तो उससे तो वर्षा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ITCZ जो है हमारा अभी भी राजस्थान में ही है, इस कारण से बहुत गर्म क्षेत्र होता है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जब यहाँ पहुँचती है तो बहुत अधिक गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण क्या है उसकी सापेक्ष आर्द्रता घटने के बजाय और बढ़ जाती है। मतलब सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, नमी ग्रहण करने की क्षमता। तो नमी ग्रहण करने की क्षमता गर्मी के कारण और अधिक बढ़ जाती है और अधिक नमी ग्रहण करने लगती है। तो वो न नमी छोड़ने के बजाय और ग्रहण करने लगती है, इस कारण से वह वर्षा नहीं करती है। दो कारण हैं इसके, एक तो पहले ही नमी कम हो जाती है यहाँ पर इसलिए वर्षा नहीं करती है अरावली पर्वत से जब ये टकराती है। दूसरा ITCZ के कारण इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो नमी ग्रहण करने के बजाय उसे नमी छोड़ने के बजाय नमी ग्रहण करने लगती है। इस कारण से न तो राजस्थान में अपने अरब सागर की शाखा से न वर्षा होती है, न ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। इसलिए राजस्थान का जो अधिकतर हिस्सा है वह सूखा रह जाता है। ओके, और इसी प्रकार से हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से जो है पूरे उत्तरी भारत में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। इसमें भी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है और बुंदेलखंड का जो हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है वह सूखा रह जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है फेरेल के नियम के अनुसार अपने उत्तर में मुड़ जाती है और हिमालय से टकराकर अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो यहाँ तक नहीं आ पाती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ओके, तो ये सब पढ़ लिया हमने। और हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान बचा था, यहाँ पर कौन वर्षा करता है, उष्ण चक्रवात, ठीक है। उष्ण चक्रवात वर्षा करते हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा वर्षा नहीं करती। तो ये था हमारा जो सारी वर्षा का जो वितरण था, ये सारा हमने पढ़ लिया। ये सब कुछ पढ़ चुके हम कि भारत में वर्षा का वितरण क्या होता है। अब आगे जो इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, जैसे कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, वो हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मानसूनी हवाएं, क्वेश्चन आता ही रहता है इनमें से। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।